हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस क्लास नंबर 6 में स्वागत है। यदि आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है जिसमें हमने बताया था अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्द, यह क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप इस क्लास को देख सकते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वह क्लास अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्दों का अर्थ की होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्दों का अर्थ और उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य व्यापार, जिसमें वस्तुओं का क्रय या विक्रय होता है, व्यापार कहलाता है। देखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से आप जब किसी वस्तु को परचेस करते हैं और बेचते हैं तो उसे कहा जाता है व्यापार। अगला है पेशा। पेशा होता है प्रोफेशन। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर इत्यादि द्वारा किया गया काम पेशा कहलाता है। देखिए, ऐसा कोई भी काम जिसे आप आय अर्जित करने के लिए करते हैं, लेकिन उस काम को करने से पहले आप उस काम को सीखते हैं, यानी कि सीख कर उस काम को करना, और करने से जो आय अर्जित होती है, यानी कि आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम आपका पेशा कहलाता है, जिससे आपको निरंतर आय अर्जित होती रहे। व्यवसाय। व्यवसाय होता है बिजनेसेस। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, और व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, जैसे कि बैंक, बीमा, परिवहन कंपनी आदि आते हैं। अब देखिए, जिसमें आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो। आय यानी कि जो निरंतर हो, और लाभ यानी कि किसी भी तरह से आपको उस वस्तु से लाभ हो। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका व्यवसाय क्या है, तो आपको आपका पेशा बताना है या फिर आपका व्यापार बताना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापार बता देंगे, और यदि आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे कि आप कहीं पे कंटिन्यू काम करते हैं, वहाँ से आपको निरंतर आय अर्जित होती रहती है, तो वो होता है आपका पेशा। और बिजनेस के अंतर्गत यह दोनों आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माल। माल क्या होता है? माल को बोला जाता है गुड्स। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्ध निर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं भी हो सकती है। देखिए, इसमें माल में किसी भी तरह का रॉ मटेरियल्स वगैरह चीज़ें हो सकती है जिसका हम क्रय विक्रय करते हैं। जैसे वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना, व निर्मित शक्कर भी हो सकती है और गन्ना भी हो सकता है। फर्नीचर के व्यापारी द्वारा खरीदी गई फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज, उन सभी व्यापारियों के लिए माल यानी कि गुड्स है। अगला है क्रय। क्रय यानी कि परचेस, खरीदी करने का है। परचेस बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है।
व्यापार में माल को नगद या उधार खरीदा जा सकता है, जिसे कैश परचेस या क्रेडिट परचेस कहते हैं। यहाँ पे आप एक बात समझिए कि बेचने के उद्देश्य से आप जो भी माल खरीदते हैं वह माल क्रय या खरीदी कहलाता है। नोट, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता हो उसके अलावा यदि कोई अन्य वस्तु खरीदता है तो वह खरीदी परचेस के अंतर्गत नहीं आएगी। देखिए कैसे, जैसे कोई कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है तो इसे परचेस कहते हैं। यदि वह कंप्यूटर खरीदता है तो यह परचेस के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर उसने अपनी दुकान को संचालित करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। और ये होती है स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विक्रय। अभी हमने समझा परचेस, अभी हम समझेंगे सेल्स। किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो वह सेल्स कहलाता है। व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जा सकता है, जिसे कैश सेल्स या फिर क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नगद और उधार विक्रय यानी कि सेल्स को मिलाकर कुल विक्रय यानी कि टोटल सेल्स को मिलाकर क्या बोला जाता है, उसे टर्नओवर कहा जाता है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि आप उधार से भी माल बेचते हैं, नगद से भी माल बेचते हैं, तो दोनों तरह से जब भी आप माल बेचते हैं तो उसकी टोटल सेल्स को कहा जाता है टर्नओवर। यानी कि 1 महीने की टर्नओवर, 6 महीने की टर्नओवर और 1 साल की भी टर्नओवर हो सकती है किसी भी बिजनेस में। एक नोट दे रखा है और इस नोट को अच्छे से समझिए। व्यापार में हमारे द्वारा जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के अलावा जो भी बेचा जाता है वह सेल्स यानी कि विक्रय नहीं कहलाता है। जैसे हमारा कपड़े का व्यापार है और हमने दुकान का पुराना फर्नीचर बेचा है तो यह सेल्स में नहीं आएगा। अगला है राजस्व। राजस्व को बोला जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती हैं। देखिए नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी रेवेन्यू कहलाते हैं। देखिए रेवेन्यू में क्या होता है, जो राशियां आपको इनकम के रूप में प्राप्त होती है लेकिन वह राशियां निरंतर होती है। जैसे कि आपका बिजनेस कपड़े का है और आपने आपका गोडाउन कहीं किराए पर दे रखा है और वहां से उसका किराया क्या हो रहा है, निरंतर आपको मिलता है, तो वह भी एक तरह का क्या होता है, रेवेन्यू होता है। अगला है लेन देन। अब लेन देन क्या होती है समझिए। लेन देन को बोला जाता है ट्रांजैक्शंस। व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं और यह सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं क्योंकि ये मुद्रा से संबंधित हैं, इसलिए इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए आप, लेन देन यानी कि एक तरह से माल देना और दूसरी तरह से उसकी पारस्परिक इकाई में मुद्रा देना, तो ये हो सकता है लेन देन। देखिए यहाँ पे लेन देन के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हम समझते हैं नगद लेन देन। इसे बोला जाता है कैश ट्रांजैक्शंस। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नगद लेन देन यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस कहलाता है। और उधार लेन देन यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जब सौदे का भुगतान भविष्य में किया जाता है तब उसे उधार लेन देन यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नगद लेन देन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है उधार लेन देन। नगद में तुरंत भुगतान होता है पेमेंट का, एंड उधार में भविष्य में यानी कि फ्यूचर में भुगतान होता है पेमेंट का। अगला है आय। आय यानी कि इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की आय, इनकम वह धन यानी कि
मनी है जो वे कमाते हैं। आय एक व्यापक शब्द है जिसमें लाभ यानी कि प्रॉफिट भी शामिल है। जो भी इनकम हमें प्राप्त होती है वह इनकम एक प्रॉफिट शामिल शब्द होता है। देखिए यहाँ पे भी आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होती है आपकी प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है डायरेक्ट इनकम। इसके अंतर्गत ऐसी सभी संपत्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य हो रहा है वह डायरेक्ट इनकम में आएगा। जैसे हमारा मुख्य व्यवसाय कपड़े का है, जो कपड़े के सेल्स से होने वाली प्राप्ति हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। देखिए यहाँ पे आप जो भी माल बेचते हैं उस माल से जो भी इनकम होगी वह आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। कि जो आप इसमें माल बेचते हैं वह सेल्स होता है, उसकी आप सेल्स की एंट्री इसके अंतर्गत नहीं कर सकते डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत, क्योंकि टेली ने सेल्स का ग्रुप अलग बना के दे रखा है। अगला है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वह अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे हमारा मुख्य व्यवसाय कपड़े का है और इसके अलावा हमने कुछ दुकान गोदाम किराए पर दिए हैं एवं कुछ रुपए ब्याज की दर से बाजार में दिए हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाली आय इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। देखिए यहाँ एक चीज़ समझिए आप कि डायरेक्ट इनकम तो वह होती है आपकी जो आपके मुख्य व्यवसाय से होती है, और इनडायरेक्ट इनकम वह होती है आपकी जो मुख्य व्यवसाय को छोड़कर और कहीं से आती है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यय। व्यय यानी कि एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी कि एक्सपेंसेस वह धन मनी है जो हम अपने कार्य के दौरान कुछ खर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी दो तरीके से आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। पहला एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे गए माल को बेचने योग्य बनाने के लिए कोई सीधे खर्च करते हैं, तो उस पर जो धन खर्च होगा वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बिजनेस में जो भी सीधे खर्च करेंगे वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। ऐसे कह सकते हैं कि हमने किसी वस्तु को बेचने योग्य बनाने के लिए सीधे खर्च किया। देखिए समझिए इसे, जैसे हमारा मुख्य व्यवसाय कपड़े का है और हम जो कपड़ा खरीदते हैं उसका मूल्य, पहली बात तो हो गई कि जो कपड़ा हम खरीदते हैं उसका मूल्य, उसे अपने गोदाम या दुकान तक लाने का भाड़ा, और यदि कपड़े को बेचने योग्य बनाने के लिए यानी कि कपड़े पर डिजाइन करते हैं तो ये सभी खर्च डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलिए अगले को समझते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका संबंध वस्तु की क्रय विक्रय से नहीं होता है। वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यापार को चलाने के सहयोग में जो भी खर्च होते हैं, ऑफिस से संबंधित कर्मचारी की सैलरी, ऑफिस का बिजली बिल, ऑफिस का किराया, स्टेशनरी खर्च इत्यादि। चलिए आगे समझते हैं। ब्याज। ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। व्यापार में जब हम किसी से कर्ज यानी कि लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में
लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है, जिसे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज़्यादा दिन की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उसे लंबी अवधि के लिए भी हमें ब्याज देना पड़ सकता है। जब भी हम किसी व्यापारी से माल खरीदते हैं और माल खरीदने के बाद हमारा जो उधारी से माल हमने जो खरीदा है उसके जो पेमेंट है वो हम समय पे नहीं करते हैं तो उस पेमेंट का हमें ब्याज देना पड़ सकता है। इनफैक्ट ये चीज़ इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा है, देखिए देन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हम भी किसी कस्टमर को उधार से माल बेच सकते हैं और लंबी अवधि के लिए, तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं, इंटरेस्ट हम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट इज छूट। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली छूट या रियासत को ही डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट भी यहाँ पे दो तरीके की हो सकती है, ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा आगे समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। जब किसी को डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट गिवन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कहा जा सकता है या फिर डिस्काउंट गिवन कहा जा सकता है। अब देखिए डिस्काउंट यहाँ पे दो तरीके की हो सकती है, मैंने भी आपको बताया। दिस इज ए फर्स्ट व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम करता है या बिल की राशि में से कुछ राशि कम करता है। इस तरह की छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है। इसे ही ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट कहते हैं। यह छूट ग्राहक को अधिक माल खरीदने और प्रेरित करने के लिए दी जाती है। यहाँ पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं और उसके माल के बिल में से कुछ राशि कम कर देते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है नगद बट्टा। नगद बट्टा यानी कि कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है, जिसे कैश डिस्काउंट यानी कि सीडीबी कहा जाता है। यह डिस्काउंट प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 2% कैश डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे भी समझिए, कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। देखिए यहाँ पे आप कैश डिस्काउंट देते हैं तो ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है कमीशन। कमीशन जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे कमीशन कहते हैं। कई बार विक्रेता अपने कर्मचारी को सेल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी तनख्वाह यानी कि सैलरी के साथ इस तरह का कमीशन देता है। देखिए यहाँ पे आप अपने किसी भी व्यक्ति को कमीशन देते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए दे सकते हैं या फिर किसी भी अन्य तरह का कमीशन हो सकता है, तो वह कहलाता है कमीशन। अगला है सेवा। सेवा यानी कि सर्विस। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, तो यह उसके द्वारा दी गई
सेवाएं हैं। तो इस तरह से आप सर्विस को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्राहक। ग्राहक को बोला जाता है कस्टमर। हम जिसे माल बेचते हैं वह हमारा कस्टमर यानी कि ग्राहक कहलाता है। विक्रेता यानी कि सप्लायर। हम जिससे माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। लेनदार यानी कि क्रेडिटर। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपये उधार देती हैं। ऋणदाता या लेनदार यानी कि क्रेडिटर कहलाती है। लेनदार को भविष्य में ऋण से धनराशि प्राप्त होना होती है। जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वह हमारा लेनदार यानी कि क्रेडिटर कहलाता है। कि क्रेडिटर जिनसे भी आप उधार से माल खरीदते हैं वह आपका क्रेडिटर कहलाता है। देनदार यानी कि डेप्टर। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपये उधार लेती है, देनदार यानी कि डेप्टर कहलाती है। देनदार को भविष्य में एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वह हमारा देनदार यानी कि डेप्टर कहलाता है। देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम लेनदार एंड देनदार, यानी कि आप जिस व्यक्ति को उधार से माल बेचते हैं वह हमारा देनदार यानी कि डेप्टर कहलाता है। अगला है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल व्यापार का स्वामी यानी कि ओनर जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी यानी कि कैपिटल कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। दिस इज नॉट, आप इसे समझिएगा। टेली अकाउंटिंग में व्यापार और व्यापारी को अलग अलग माना गया है। मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए कर्ज है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि मालिक के द्वारा जो भी पूंजी लगाई जाती है बिजनेस में वह बिजनेस के लिए एक तरह का ऋण होता है। क्या होता है? ऋण यानी कि कर्ज होता है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना गया है। अगला है स्वामी। स्वामी यानी कि ओनर, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ और हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। यदि किसी व्यापार का स्वामी मालिक एक व्यक्ति है तो वह एकांकी व्यापारी यानी कि प्रोप्राइटर कहलाता है। यदि व्यापार के मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार यानी कि पार्टनर्स कहलाते हैं। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यदि एक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करता है तो वह बिजनेस का प्रोप्राइटर यानी कि ओनर कहलाता है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं तो वह साझेदार यानी कि पार्टनर्स कहलाते हैं। और यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं तो वह शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। यह बात आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। आहरण। आहरण यानी कि होता है ड्राइंग। जब व्यापारी अपने व्यापार से निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया माल निकालता है वह उसका आहरण यानी कि ड्राइंग कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी अपनी दुकान के कैश में से अपने निजी खर्च के लिए 500 रुपये निकाल लेता है तो वह उसकी आहरण यानी कि ड्राइंग्स कहलाएंगी। देखिए समझिए अगला है संपत्ति। संपत्ति को बोला जाता है एसेट्स। व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं
जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है वह संपत्ति एसेट्स कहलाता है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि ऐसी वस्तुएं जो आप अपने बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीदते हैं और उस वस्तु के ऊपर आपका स्वामित्व होता है, यानी कि आपका अधिकार होता है, तो वह वस्तु कहलाती है इसमें संपत्ति। अगला समझिए स्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। इसका आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली होती है, जिनका लाभ व्यापार में कई वर्ष तक मिलता रहता है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे ऐसी वस्तु जो फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आती है जो बेचने के लिए नहीं होती है और दीर्घकाल के लिए लाभ आपको देती रहती है, यानी कि उसका लाभ आपको मिलता रहता है। जैसे जमीन यानी कि लैंड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल यानी कि वाहन, मशीन आदि चीजें हो सकती है। अगला है चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स। चालू संपत्ति का आशय उन संपत्तियों से है जो आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती है, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती है। जैसे कैश यानी कि नकद, या जिसे आसानी से नकदी में बदला जा सके। जैसे नकद यानी कि कैश, देनदार यानी कि डेप्टर्स, बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, इस तरह की चीजें हो सकती है। अगला है दायित्व। दायित्व का मतलब होता है लायबिलिटीज। वे सभी ऋण यानी कि लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं, दायित्व यानी कि लायबिलिटीज कहलाते हैं। देखिए इसे आप यहाँ पे समझिए कि जितने भी ऋण आपकी कंपनी के ऊपर रहेंगे वे सभी ऋण दायित्व के अंतर्गत आते हैं, यानी कि लायबिलिटीज के अंतर्गत वे सभी ऋण आते हैं जो आपकी कंपनी के ऊपर रहते हैं और जिनका भविष्य में आपको देना होता है, यानी कि चुकाना होता है। अगला है स्थायी दायित्व यानी कि फिक्स्ड लायबिलिटीज। इसका आशय उन देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात या व्यापार की समाप्ति पर करना होता है। जैसे दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, मकान या वाहन को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि हो सकता है। इसके बाद है चालू दायित्व। चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज। इसका आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट भविष्य में करना हो। यह 1 साल या उससे कम समय में चुकाना होती है, जो कि अस्थायी होती है और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती हैं। जैसे अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार क्रेडिटर्स होते हैं, और बैंक लोन सीसी लिमिट यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट आदि हो सकता है। यानी कि इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, लायबिलिटीज के अंतर्गत वे सभी ऋण जो आपकी कंपनी के ऊपर होते हैं। स्थायी दायित्व मतलब कि जो लंबे समय के लिए लोन आपकी कंपनी के ऊपर होते हैं, और चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज वह ऋण होते हैं जो 1 साल की कम अवधि के होते हैं, जो चालू होते हैं। अगला है अदत्त व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस तरह के समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं किंतु उनके मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मचारी की सैलरी बाकी है, मकान मालिक का किराया बाकी है, यानी कि देना था किंतु दिया नहीं गया, तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा। इस तरह के प्रावधान यानी कि प्रोविजंस को अदत्त व्यय कहते हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं।
यहाँ पे इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी व्यक्ति को पेमेंट देना था लेकिन हमने उसे समय पे दिया नहीं गया है और बाद में हमें उसका करना होता है प्रोविज़न। प्रोविज़न यानी कि हमें भविष्य में वो पैसा अब देना ही है। अगला है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी वस्तु या संपत्ति के उपयोग से समय व्यतीत हो जाने पर मूल्यों में परिवर्तन से, नष्ट हो जाने या अन्य किसी कारण से जब संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है तो इस मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 2023 में आपने एक मशीन खरीदी और उस मशीन की घिसावट से उसका जो मूल्य है वह कम हो चुका है, यानी कि 2024 में आप उसे बेचेंगे तो उसकी घिसावट के कारण मान लीजिए आपने मशीन 10,000 रुपये की खरीदी तो आप उस मशीन को 2024 में 8,000 रुपये में बेचते हैं। जो 2,000 रुपये का उसमें मूल्यह्रास हुआ है वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। अगला है यहाँ पे वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। यह 12 माह की अवधि होती है। इसका हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। चूंकि यह अवधि 12 माह की होती है इसलिए एक वर्ष कहलाती है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, भारत में यह अवधि वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। एक फाइनेंशियल ईयर 1 वर्ष का होता है और इसकी जो समय अवधि होती है वह 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। चलिए अगला समझते हैं। अगला है खाता, अकाउंट। जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानी कि अकाउंट कहते हैं। अब देखिए अकाउंट में 2 पक्ष होते हैं। किसी भी एक खाते के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है डेबिट साइड यानी कि नाम पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट साइड यानी कि जमा पक्ष। यहाँ पे 2 पक्ष हो सकते हैं, एक देने वाला होता है दूसरा लेने वाला होता है। क्रेडिट डेबिट सारी चीज़ें अच्छे से मैंने पहले भी आपको समझाई थी और अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। सो फाइनली आप सभी ने अकाउंटिंग में उपयोग होने वाले शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे से समझे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद एवं आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।